हाँ जी, ध्यान देंगे सभी। क्लास शुरू कर रहे हैं, शोर नहीं बचाएंगे जी। तो लास्ट क्लास में आप सभी का सम, एवरेज, प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब करवाया था मैंने। इसके अलावा एक शायद लास्ट टॉपिक आपका जो था सैलरी रिकॉर्ड का था, आई थिंक सभी का हो चुका। उसमें कोई डाउट? उसी के अंदर थोड़ा सा आप डिफरेंट वे में हम करेंगे अभी आज। उससे पहले एक इफ कंडीशन आज स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा बना हुआ है। हमने यहाँ पर ना टोटल निकाल रखा है। अभी तक हमने दो तरीके से सीखा था टोटल निकालना। एक तो यूजिंग बाय सेल मेथड, जिसमें हमने लिखा था B2 प्लस C2 प्लस D2, यानी कि सेल बाय सेल एक एक इंडिविजुअली सेल का रेफरेंस लिखा था। दूसरा तरीका हमने यूज किया था बाय सम फंक्शन, जिसकी एक शॉर्टकट कमांड भी होती है ऑटो सम। पर यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सम, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। टोटल निकालने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल या जब ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब ऑल्ट के साथ इक्वल टोटल किस सेल में निकालना है आपको, पहले उस सेल पे जाना है। जैसे कि टोटल के नीचे ऑल्ट इक्वल प्रेस किया तो यहाँ पर देखो सम रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गई। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, टोटल निकल कर आ गया। और अब हम चाहते हैं कि सेम फॉर्मूला फिर से नीचे वाले सेल पे भी अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? डबल क्लिक होता है एडिटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस में D, ड्रैग सेल के लिए। अब जैसे हम माउस से ड्रैग करते हैं ना नीचे, वैसे ही अगर कीबोर्ड से ड्रैग करना हो तो कंट्रोल प्लस में D, ड्रैग सेल, ड्रैग डाउन की तरफ। ठीक है, ड्रैग डाउन करना, या फिर इसको कहते हैं फिल डाउन सेल। ठीक है, फिल डाउन करना या फिर ड्रैग डाउन करना, कंट्रोल प्लस में D, एंटर की प्रेस कर रहे हैं। अगर हमें इस रो के स्टार्टिंग पे जाना हो तो क्या प्रेस करेंगे? होम बटन। और स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल प्लस होम। हमने नेम लिखा, मार्क्स दे दिया। फिर से सेम फॉर्मूला अगेन रीअप्लाई करना है, कंट्रोल D, फिर नेम, मार्क्स, कंट्रोल D अगेन, फिर से टोटल आ गया। अब हमें इसको ना बॉर्डर देनी है पूरे रिकॉर्ड को, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल A कर लेंगे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। एक तो होता है कि मैनुअली तरीके से सिलेक्ट करना किसी भी रेंज को, जहां से भी लेकर जहां तक आपने सिलेक्शन करनी है, क्लिक दबा के सिलेक्ट कर लेंगे कहां तक करनी है आपने। और सिलेक्ट करने के बाद अब इसको बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन है। अब बॉर्डर तो दे देंगे, बट अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करते हैं, पर ध्यान रखना अगर कर्सर बाहर है ना टेबल के और आपने कंट्रोल A प्रेस कर दिया, कई बच्चे गलती करते हैं। अब मैंने आपको कंट्रोल A से अगर सिखा दिया कि सिलेक्ट ऑल होता है, सभी को जो पता भी होता है। और बॉर्डर अगर मैं इसमें यहाँ पे जाके अब देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी वर्कशीट पे आ चुकी है। और एक आधी बार जैसे किसी बच्चे से ना पूरी शीट पे आ जाती है। जब आपको आज असाइनमेंट मिलेंगे, आप आज उसको करके देखना। ठीक है, तो इसमें कई बार बच्चों ने क्या किया होता है, पूरी वर्कशीट को बॉर्डर दे देते हैं। ध्यान रखना पूरी वर्कशीट को नहीं देना। तो ऐसे में अगर दे भी दिया तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? अब ऑन द स्पॉट तो हम अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z। और अगर आपने अब जैसे आज फाइल बनाई और अप्लाई करके मेरे पास लेकर आ गए, अब मैंने कहा कि आपने गलत कर रखी है बॉर्डर की पूरी शीट पे दे दी, फिर तो अनडू भी नहीं होगा फाइल बंद होने पर। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? फिर से पूरी शीट को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे बॉर्डर हटाने के लिए। और दोबारा से फिर टेबल डेटा पे जाकर क्लिक करेंगे कंट्रोल A। अब दोबारा ऑल बॉर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ग्रिड लाइंस आपको दिखाई देती है ये वाली, ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगी, आपको बॉर्डर देनी पड़ती है वहां पर। और हर असाइनमेंट में आपको वहां पे ना बॉर्डर देनी पड़ती है, कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट पे आप बनाते हैं। इसके बाद हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट रो को क्लिक दबा के, या फिर एक तरीका और भी हमने अब बताया था आपको, शिफ्ट के साथ
राइट एरो करके। अब राइट एरो कर रहे हैं तो सिंगल सेल होता है सिलेक्ट। अगर एक साथ पूरी रो सिलेक्ट करनी हो नेम से लेकर टोटल तक, बिल्कुल, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड करना है कंट्रोल के साथ BIU, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए भी सेम कमांड रीअप्लाई करने पर अगला पॉइंट है, अगर हमें इन सभी कॉलम्स की विड्थ इंक्रीज करनी हो, 12 पॉइंट करनी है, चेंज कॉलम विड्थ, ठीक है, चेंज ऑल कॉलम्स विड्थ लिखा हुआ भी जाता है। तो कैसे जाकर हम चेंज करेंगे, ऑप्शन आता है फॉर्मेट पर। जिस भी कॉलम की विड्थ आपको इंक्रीज करनी है ना, उसके लिए आपको वो टेबल एरिया, वो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी पहले। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर दे रखा है कॉलम विड्थ के नाम से ऑप्शन, ठीक है। कॉलम विड्थ चेंज करने के लिए होम टैब के अंदर ही फॉर्मेट ऑप्शन में कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट होती है वैसे 8.43, यहाँ पर मैंने कर दी 12 और ओके। अब ओके करने के लिए आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। देखो सभी की विड्थ एक्सपेंड हो गई। अब जैसे एक्सपेंड हुई ना, अब सारे जितने भी कॉलम्स है जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। हम चाहते हैं विड्थ इतनी रखनी है पर स्क्रीन पे सारे कॉलम्स भी आ जाए, तो जूम साइज चेंज कर देना। नीचे यहाँ पर दे रखा है जूम स्लाइडर, इसको जूम स्लाइडर पढ़ा जाता है। जो नीचे दे रखा है 175% हो रखा है, तो थोड़ा सा हमने इसको कम कर दिया जूम, कुछ इस तरह से। अब जूम साइज चेंज करने के लिए ना आप एक आसान तरीका भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है ना, उसको राउंड अप डाउन करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे कंट्रोल के साथ, जूम साइज कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कम करना है या ज़्यादा। अगला पॉइंट है, फिर से सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट पर कॉलम विड्थ 8.43 कर दी, नॉर्मल कर दी। एक होता है हाइट, एक होता है विड्थ। विड्थ होती है कॉलम की, हम किसी एक पर्टिकुलर सेल या रेंज की नहीं चेंज कर सकते विड्थ। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया या इतना सिलेक्ट कर लिया और अगर इसकी हम विड्थ चेंज करते हैं ना, तो पूरे कॉलम की चेंज होती है, एक सिंगल सेल की या फिर जितना आपने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसकी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। और किसी भी कॉलम की विड्थ एक्सपेंड करने के लिए हम क्लिक दबा के इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉलम नंबर G है, इसके राइट साइड वाली लाइन पर पॉइंटर को लेके जा रहे हैं, प्लस शेप में एरो आ रहा है, इसको क्लिक होल्ड करके आप ड्रैग कर सकते हैं। और जब हम डबल क्लिक करते हैं तो उसकी जो विड्थ होती है ना, वो ऑटो फिट हो जाती है जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड है उसकी टेक्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग। और अगर हमें पूरी टेबल को ऑटो फिट करना हो तो पहले सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A और फॉर्मेट पर जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ। क्वेश्चन ये भी बहुत बार आता है कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ सेल एज रिक्वायर्ड या ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ सेल एज रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पर जितनी सेल को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ऑटो फिट करते ही देखो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है ना, वो सारा रिमूव हो गया इसके अंदर। जितना भी ब्लैंक स्पेस हमें दिखाई दे रहा था, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। अब इसमें देखो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग बचा हुआ है वो सारा रिमूव हो जाएगा। और एक्सेल में आप जितनी भी न्यूमेरिकल एंट्रीज करते हैं वो हमेशा राइट पे आती हैं, और जबकि अल्फ़ाबेट हमेशा लेफ्ट पे रहेंगे। और क्वेश्चन में आपको जो चीज़ कैपिटल में दे रखी है कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में दे रखी होगी तो स्मॉल में टाइप किया जाएगा। एक तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका हमेशा कैपिटल आता है वहाँ पे, या तो फिर आएगा पूरा कैपिटल में, सारा स्मॉल में नहीं आएगा पर कभी भी। अब हमें इसके अंदर ना ग्रेड निकालनी है, तो ग्रेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इफ़ कंडीशन का। अब इफ़ का मतलब होता है अगर, यानी कि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, एक ग्रेड कैलकुलेट करनी है। जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल के अंदर ज़्यादा है 300 से, तो आंसर में पास लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज फेल। हमने यहाँ पर एक रिजल्ट कैलकुलेट करना है पास फेल का ग्रेड के अंदर, या ABCD निकालना है ग्रेड कि जिसके नंबर इतने से ज़्यादा है तो A आ जाए, या A+ या B+।
अभी तो हम कर रहे हैं एक सिंपल इफ कंडीशन। आज अगली क्लास में हमारा एक नेस्टेड इफ भी आएगा, उसके अंदर हम मल्टीपल इफ्स कंडीशन भी लगाएंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, अलग अलग, जैसे रिपोर्ट कार्ड्स में होती है। और यहाँ पे सिंपल इफ में सिर्फ एक ही इफ कंडीशन अप्लाई की जाती है। तो जैसे ही इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, इसमें अब 3 चीजें आ रही हैं। पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट में लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट में कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, फिर आता है कोमा में वैल्यू इफ ट्रू, कोमा में वैल्यू फॉल्स। यानी कि लॉजिकल टेस्ट में हम जिस सेल में वैल्यू को टेस्ट कराते हैं, जैसे मैंने कहा कि जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल के अंदर ज़्यादा है 300 से, अब ये कंडीशन बन गई। जैसा कि स्कूल सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट ने कंडीशन रख दी कि अगर किसी बच्चे को पास होना है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 आने चाहिए। तो अगर 33 से ज़्यादा अगर आते हैं तो पास, अदरवाइज फेल। अब यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर तो हम कंडीशन लगा नहीं रहे, तो यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट लिखी है, तो हमने 300 उठा ली कि अगर 300 से किसके अंदर, टोटल में। इफ का मतलब अगर टोटल में, टोटल का मतलब G2 से है, ज्यादा है को कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन के सिंबल से। कितने से ज्यादा पे कंडीशन टेस्ट करा रहे हैं वो वैल्यू फिर हम उसके आगे पुट कर देंगे। और यदि अगर आप ये भी चाहते हैं कि अगर 300 नंबर आ जाएं किसी भी बच्चे के, तो आगे इक्वल टू का साइन और लगा देना। अब बन जाएगी कंडीशन अगर टोटल में 300 या 300 से ज्यादा हैं किसी के भी मार्क्स, कोमा में। अब कोमा इसे लगाया क्योंकि लॉजिकल टेस्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिकल टेस्ट में सेल का एड्रेस आता है और इसके अंदर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि कितने से ग्रेटर पे लगाना है या फिर लेस देन पे लगाना है या इक्वल टू पे लगाना है। आपने कंडीशन लगा दी अब हमने, उसके बाद वैल्यू कितनी रखनी है आपने, 250 या 300 या 200, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि वैल्यू ट्रू होने पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया पास। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट का साइन वापस अप्लाई किया, दोनों साइड लगेगा सिंबल, अदरवाइज आंसर कैलकुलेट नहीं होकर आएगा। अब मैंने एक चीज भी बताई थी डे 1 में एक्सेल के अंदर कि फॉर्मूला आप चाहे स्मॉल में लिखे या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, पर जब हम इफ कंडीशन के थ्रू कोई आंसर प्रिंट कराते हैं ना, जैसे कि पास फेल हम प्रिंट करा रहे हैं, तो इसको आपने पी को कैपिटल में लिखना है। अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में ही प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल वैसे टाइप करना होता है। और फिर आता है कोमा में वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए, अब जरूरी तो नहीं कि कंडीशन ट्रू ही होगी, और अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या आ जाए, तो डबल कोट का ही साइन लगाकर फेल लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला डन, एंटर करेंगे, देखो आंसर आ गया पास। अब हमने कंडीशन रखी थी कि 300 से ज़्यादा हो तो पास, अदरवाइज फेल, और इसको हमें सभी सेल में अप्लाई करना है। कॉर्नर पॉइंट से इसको नीचे खींच देना, क्लिक दबा के, सभी का आंसर आ गया। अगर किसी भी सेल का अगर हमें फॉर्मूला चेक करना हो, उसको विजिट करना हो, तो डबल क्लिक या F2 बटन प्रेस करेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा सभी से। कोई ऐसा बच्चा को रिपीट कराना चाहे करा सकता है, कोई भी नहीं, श्योर, डन, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर बताएंगे, हमने यहाँ पर एक लिखा आइटम्स रेट डिस्काउंट, ध्यान होगा आप सभी को, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। अब इसमें कुछ चेंज करूंगा। हमने कुछ यहाँ पे आइटम्स के नेम लिखे थे। अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट निकालना, ध्यान से समझे ना, क्वेश्चन अभी पूछूंगा इसे में इफ के ऊपर ही, बातें मत करो। डिस्काउंट निकालना है 60%, इक्वल टू क्या लिखेंगे, D8
अच्छा, D8 इंटू भी लिखना पड़ेगा या इसको बिना लिखे भी काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अब उसको बताना तो पड़ेगा ना कि किसका 60%, वरना आंसर क्या आ जाएगा? 0.6, वरना आंसर तो 0.6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये तो निकालना है 60% किसका? रेट का। तो रेट किस में लिखा हुआ है? D8 में। तो D8 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कितने से? 60 से। इनटू में 100 या परसेंटेज का साइन कर देंगे, आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद आता है टोटल भी निकाला था हमने, तो टोटल कैसे निकलेगा? या सब्ट्रैक्शन का कोई दूसरा फॉर्मूला भी है? सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, बिल्कुल। और अब हमें 720 जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया सेम नीचे चाहिए, क्या करेंगे? कंट्रोल डी, ड्रैग सेल, सेम नेक्स्ट में भी कंट्रोल डी कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है वैट इक्वल टू क्या आ जाएगा? F8 इंटू 5%। अब ये ऐड होगा या माइनस होगा? कौन कौन कह रहा है माइनस होगा? मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, ध्यान रखना कि टैक्स है ये एक, प्लस करेंगे इसको नेट प्राइस के अंदर, ना कि माइनस करेंगे। वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये टैक्स है, हम पे करते हैं, हमारी पॉकेट से पे जाता है। अब यहाँ तक तो सभी ने आपने कर लिया। अब इसके अंदर आपने करना ये है, अब मैं वैट में से 5% की वैल्यू को हटा रहा हूँ। अब वैट कुछ इस तरह से चार्ज करना है हमने, अगर टोटल अमाउंट यानी कि अगर कोई भी परचेजिंग करता है, जैसा हम कई बार किसी स्टोर पे जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने, आप किसी सुपर स्टोर विशाल मेगा मार्ट में चले गए, रिलायंस में चले गए, ऑफर चल रहे होते हैं अक्सर वहाँ पर कि अगर आप इतने से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। पर वहाँ पे तो डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे तो हमने टैक्स ही बढ़ा दिया। तो यहाँ पर टैक्स बढ़ाना है, हम चाहते हैं अगर वैल्यू 500 से अबव है, टोटल अमाउंट अगर 500 से अगर अबव है तो 10% टैक्स, अदरवाइज 5% टैक्स निकल कर आ जाए। तो अब इस तरह से निकालना है। इफ सेल वैल्यू, तो इफ टोटल वाली सेल वैल्यू ध्यान रखना ग्रेटर देन 500 अगर है, देन वैट कैलकुलेट होकर आ जाए 10% ऑफ टोटल अमाउंट, अदरवाइज 5% ऑफ टोटल अमाउंट निकल कर आ जाए। अगर 500 से कम प्राइस लिखा हुआ है टोटल में, क्या लिखेंगे अब इसके अंदर? इक्वल टू इफ क्या आएगा आगे? F8 आगे आगे अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डबल कोट नहीं लगाया ये? नहीं, हाँ जी, सिंगल सिंगल लगा दिया। और ये गलती ना कई बच्चे कर देते हैं, ध्यान रखना 2 बार सिंगल सिंगल कोट नहीं लगाना, शिफ्ट के साथ आएगा, इसी पर ही दे रखा है डबल कोट का साइन, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। 10%। अच्छा, अब 10% निकालना है किसका? F8 का। तो यहाँ पे अब क्या लिखे हम? खाली 10%। अच्छा, F8 इंटू में 10%, आगे अच्छा डबल कोट लगेगा, फिर अब हाँ जी, कौन कौन कहता है ये फॉर्मूला ठीक है? गलत है? कौन कौन बच्चा कहता है ठीक है ये? अभी तक जो किया उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग तो ठीक है, बट अभी देखो इसमें कभी गलती जरूर है। पर अभी तक जो हमने पढ़ा इफ कंडीशन के अंदर, उस अकॉर्डिंग चले तो बिल्कुल ओके है। अब इसके अंदर और चीजें पढ़ते हैं। अब देखो फिलहाल आंसर आएगा नहीं, और आंसर में अभी क्या प्रिंट होकर आएगा? F8 इंटू में 10% 5% लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो
ये तो लिखा हुआ आ गया, प्रिंट हो गया, इसको इसने टेक्स्ट मान लिया। ये अब जैसे अब इसके अंदर हम बात करें, हमने लिखा पास फेल, हमने किसके अंदर लिखा? डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने एक टेक्स्ट प्रिंट कराया, एक मैसेज। अगर आपको कोई भी डेटा एज इट इज प्रिंट कराना होता है ना, एज ए टेक्स्ट प्रिंट कराना होता है, तो डबल कोट में रखा जाएगा। जैसे कि यहां पर हमने नाम चेंज कर दिया। हाँ भाई कृष्ण भाई, और कौन सा भाई अपने साथ? नितेश है, एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखो नितेश और कृष्ण आ गए। अब आप इसमें चाहे कुछ मर्जी प्रिंट करा लो, चाहे नाम प्रिंट कराना है, चाहे कृष्ण कराना है, चाहे राधा कराना है, तो इसमें आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर ABCD प्रिंट कराना चाहते हैं, चाहे स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में आ जाएगा, कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल में, देखो यहाँ पर तो AB आ जाएगा। जिसकी भी कंडीशन ट्रू होगी, 300 से ज्यादा होंगे तो A, अदरवाइज में B। ऑटोमेटिकली आंसर प्रिंट हो गया। और अगर किसी के नंबर यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, जैसे आंसर में B दिखा रहा है, बढ़ा दिया हमने, नंबर 300 से ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली आंसर भी चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे डबल कोट का साइन नहीं लगाता, सीधा एंटर, तो आंसर तो आएगा ही नहीं। बट उसके अंदर जब हमने लगाया तो उसमें लगाने पर एज इट इज उसने उसको टेक्स्ट पढ़ लिया। तो ध्यान रखना यहाँ पर टेक्स्ट किसको प्रिंट कराया जाता है? जैसे कोई अल्फाबेट प्रिंट कराना हो, कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना हो, तब हम कोट का साइन लगाएंगे। अगर किसी प्रकार की कैलकुलेशन करा रहे हैं हम इफ कंडीशन के थ्रू, तो डबल कोट का साइन नहीं आएगा, तो ये सिंबल हटा देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर, अब देखो आंसर प्रिंट होकर आ गया। एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। सर ये F8 into 10% ये खाली 10% के लिए दे सकते हैं। F8 इंटू में 10% है। हाँ जी, खाली 10% के लिए दे सकते हैं। खाली 10%। और अगर ये ना लगा के, अगर आप ये चीज नहीं लिख रहे ना, अब ये क्या चीज है? हमारा फॉल्स पार्ट है। अब 5% कब आएगा? जब वैल्यू फॉल्स होगी। अब एक चीज के समझ के चलो, अब अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, अब बच्चे ने एग्जाम दिया है, अब वो बच्चा या तो पास होगा या तो फेल। अब पास कब होगा? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो, ऐसे ही है ना। अब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? पास। अब फेल कब होगा? यानी कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यानी कि अगर उसके नंबर मैच नहीं कर रहे उस अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कभी कि आप किसी ने पेपर दिया, पास हो गया तो रिजल्ट दे दिया, और फेल हो गया तो भाई रिजल्ट ही नहीं दिया। हुआ है कभी ऐसा? तो रिजल्ट तो दोनों का ही आता है, पास हो चाहे फेल हो। तो यहाँ पर भी तो देना पड़ेगा कि 5% या 10%, आंसर तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। तो 5% कब निकल कर आएगा? पहले वो वैल्यू को टेस्ट करेगा। अगर F8 में, F8 के हमारी टोटल अमाउंट, अगर टोटल अमाउंट ज्यादा है 500 से, 500 से ज्यादा है, तो क्या निकल कर आ जाए? 10%। किसका? F8 का ही। अब हमने किसका 10% निकालना था? 500 का ही। 500 का नहीं निकालना, 500 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है, 500 से ऊपर तो बहुत सारी वैल्यू होती है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। यानी कि अगर 500 से ऊपर अगर हमारे किसी शोरूम पर 10,000 तक के, तो टोटल हमारे पास 9,500 वैल्यूज होगी। तो 9,500 वैल्यू थोड़ा ना लिखेंगे, तो सीधा लिख देंगे F8 इंटू में 10, वैल्यू ऑटोमेटिकली वो रीड करेगा F8 में से कि कितनी वैल्यू लिखी हुई है। तो 500 से ऊपर इसके अंदर जितनी भी जो भी अमाउंट लिखी होगी, जैसे कि अब इसमें 600 लिखा हुआ है, तो 600 का 10% आ जाएगा। पर कंडीशन फॉल्स हो गई, 500 से बड़ी नहीं है, तो क्या निकल कर आ जाएगा? 5% ऑफ टोटल अमाउंट। तो ये 500 से कम है, तो कितना कम है? 20 रुपए कम है, तो 480 बन गया। 480 का 5% आ जाएगा ये फिर। और नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पर 10%,
निकल कर आ रहा है ना, 60 रुपये बनता है, 10% 600 का निकल कर आ गया। हो जाएगा ये चीज़, नोट करना है किसी ने, आप नोट कर सकते हैं। डबल कोट का साइन इसमें क्यों नहीं लगा? इसमें डबल कोट अभी पढ़ा था कि अगर आप डबल कोट का साइन लगाएंगे तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, टेक्स्ट पढ़ लेगा, उसको एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। अब एज इट इज हम किस चीज़ को प्रिंट कराते हैं, जैसे पास फेल, गुड पुअर, ABCD। जब आप कोई कैलकुलेशन कराते हैं ना इफ कंडीशन के जरिए, तो डबल कोट का साइन नहीं लगेगा ट्रू या फॉल्स पार्ट के अंदर, सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे बिना डबल कोट। अब इसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं जी। ध्यान देंगे सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्वल टू इफ टोटल के अंदर, अब फिर से हम टेस्ट करा रहे हैं वही सेम, टोटल में अमाउंट अगर ज़्यादा है या अगर इक्वल टू भी है 300 के, तो कोमा में हम चाहते हैं 1 लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज में 0 लिखा हुआ आ जाए। तो क्या लिखें हम, कैसे लिखोगे? डबल कोट में, सिंगल चलिए पहले हम इसमें लिख कर देखते हैं डबल कोट में, फिर बताएंगे कि डबल कोट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। न्यूमेरिकल आ गया ना सर इसमें। अब यहाँ पर मैंने ना 1,0 प्रिंट करानी है ग्रेड के अंदर, कि अगर 300 से ज़्यादा नंबर है तो 1 वरना 0 एंटर किया, आंसर में आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। अब मैंने इसको ड्रैग किया, आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं डबल कोट हटा दूँ तो क्या आंसर आएगा? हाँ जी आ जाएगा। बट अब देखना फर्क क्या आया कुछ फर्क? क्या फर्क आया? न्यूमेरिकल वैल्यू तो पहले भी आ रही थी। हाँ जी। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे राइट में आ गए। पहले क्या कर रहा था वो, उसको लेफ्ट में लेके जा रहा था। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में आता है और न्यूमेरिकल हमेशा राइट में आता है। तो ये डबल कोट वाला ठीक पढ़ा जाएगा या विदाउट कोट? विदाउट कोट। तो ध्यान रखना डबल कोट नहीं लगाना। आगे आपको एक ऐसा असाइनमेंट मिलेगा इफ के अंदर ही, उसमें अगर आपने उसके अंदर डबल कोट लगा दिया ना, उसके अंदर ना सम करने के लिए बोल रखा है, 3 HRA दे रखे हैं उसके अंदर, सैलरी रिकॉर्ड के अंदर 3 HRA हैं। तो आप उसके अंदर सेम चीज करके देखना प्रैक्टिकली भी, और उसको फिर सम के थ्रू जब प्लस करोगे ना, आंसर में 0 आ जाएगा। आंसर में उसको वो वैल्यू नहीं पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा, क्योंकि डबल कोट में तो टैक्स पड़ता है। वो टैक्स अगर नहीं भी है ना, डबल कोट में अगर लिख दिया तो वो टैक्स बन जाएगा और लेफ्ट में आ जाएगा हमेशा। तो न्यूमेरिकल डेटास को, या अगर आप कोई कैलकुलेशन करा रहे इफ में, तो डबल कोट का साइन नहीं लगाना, हमने ध्यान रखना। ओनली एज इट इज, कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना, कोई मैसेज टाइप में, तब हम डबल कोट का लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आपको आगे आगे धीरे धीरे ये चीज़ें याद होती जाएंगी जैसे जैसे आप असाइनमेंट वर्क करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर इसमें तो न्यूमेरिकल थे, इसमें कैसे आ गए फिर आंसर? क्या चीज? न्यूमेरिकल डेटा है ना, क्योंकि अल्फाबेट नहीं लगाने के बाद वो उसको डबल कोट में कुछ मर्जी प्रिंट करा दो, डबल कोट में कुछ मर्जी प्रिंट करा दो, वो सेम टू सेम प्रिंट करेगा और उसको टेक्स्ट के रूप में उसको पेश कर देगा स्क्रीन पर। दोनों आ जाए तो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों आ जाए तो डबल कोट लगेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में दिखा दे कि A1 या फिर A0, तो डबल कोट लगाना पड़ेगा आपको। या अगर आपने इस तरह का लिखना हो, ग्रेड मैंने हाइफन भी दे दिया और ग्रेड 0 कर दिया, तो डबल कोट लगाना पड़ेगा। ओनली न्यूमेरिक आ जाए या फिर कैलकुलेशन करता है तो डबल कोट का साइन नहीं लगता। हो जाएगा, ये भी नोट करना है आपको। हाँ जी। तो देखो यहाँ पे आपका जो पहला असाइनमेंट है, शोर ना मचाएं प्लीज, ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो चीज़ आपको कैपिटल में मिलेगी वो सब आपने कैपिटल में ही बनाना है, स्मॉल है तो स्मॉल, और इसमें दिखा रखा है कि हेडिंग्स बोल्ड रखी है तो आपको बोल्ड ही रखनी है इसके अंदर भी। और
अभी तो आपको कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, 1-2 दिन तक, फिर आपको टाइम लिमिट बाउंडेशन भी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर जो आपने फर्स्ट डे से ही की थी चीज़ें वही सारी सेम आएंगी, और सभी की सभी असाइनमेंट्स अलग अलग शीट पे होनी चाहिए, एक शीट पे एक से ज़्यादा असाइनमेंट ना हो। फाइल आप चाहे एक रख सकते हैं, जैसे मैं एक्सेल में ओपन कर रहा हूँ, नीचे आपको ऑप्शंस मिलता है ना, शीट 2 या शीट 3, आप कितनी मर्जी शीट्स ले सकते हैं, ठीक है। फाइल आपकी एक ही रह जाएगी, और इसमें आप फिर उसको सेव कैसे करेंगे बनाने के बाद, हाँ जी, फाइल पे जाकर जब आप फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो सेव एज किया जाता है, आफ्टर दैट सेव। जब भी कोई न्यू फाइल हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं हमेशा सेव एज का यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने सेव एज पे क्लिक किया, ब्राउज पे जा रहा हूँ। अगर 2007 या 10 में काम कर रहे हैं तो इसमें सीधा सेव एज का बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें ब्राउज पे क्लिक करने पे दिखाई देगा। अब इसमें देखो यहाँ पे आया स्क्रीन पर, उसमें सीधा क्लिक करते ही ये बॉक्स ओपन होता है, ब्राउज ऑप्शन नहीं दिखाएगा। अब मैंने क्लिक किया डेस्कटॉप पर, बुक 1 के ही नाम से सेव कर दिया, फाइल सेव होगी। अब अगर मैं इसको बंद करते हैं, बंद कर दिया फाइल को, तो देखो ये रही बुक 1 के नाम से फाइल आ गई। इसको आप डबल क्लिक करके कभी भी जब भी आप असाइनमेंट बनाएंगे उसी फाइल के अंदर आप कितनी मर्जी शीट्स बना लेना, और जैसे जैसे आप बनाते जाओगे फिर कंट्रोल एस दबा देना, बस फाइल सेव हो जाएगी। या फाइल पे जाकर सेव पे क्लिक कर सकते हो डेटा सेव करने के लिए बाद में जो आप ऐड करोगे। तो अगला असाइनमेंट समझते हैं कि अगले असाइनमेंट में क्या चीज़ है। अच्छा, और आपने ये टाइप नहीं करना 1 2 3 या ABCD ऊपर, ये नहीं लिखना आपने, ये कॉलम या रो का नेम नहीं लिखना इसके अंदर आपने। ये बस आपको स्प्रेडशीट डिस्प्ले की गई है कि ये फर्स्ट रो में टाइप की गई है या कॉलम ए के अंदर लिखा हुआ है डेटा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दी थी ना, रैप टेक्स्ट करके, नेक, रो, ऊपर नीचे। असाइनमेंट नंबर 5 में 5 असाइनमेंट रहेंगी आपकी, अगर कोई एक्स्ट्रा कर ले तो और अच्छी बात है, ठीक है, बट मिनिमम 5 आपको करके आनी है। और इसमें दे रखा है A प्लस में B, दोनों को प्लस करना है, सम नहीं होगा, ध्यान रखना। सेल बाय सेल मेथड यूज होगा इसमें A और B को प्लस करने के लिए, या A माइनस B, A इंटू B और A बाय B करके फिर इक्वल टू एवरेज। भाई बातें क्यों चल रही हैं? इसमें प्लस क्यों नहीं होगा? इसमें A प्लस में B, अब A की वैल्यू किस में होगी? देखो फर्स्ट कॉलम A होता है, फिर B, फिर C। अब ये लिखा हुआ है B2 में, B2 सेल बनेगा ना, फिर प्लस में C2 बनेगा। तो यहाँ पे A और B की वैल्यू को कह रहा है प्लस कर दो, या फिर कह रहा है नेक्स्ट में A और B की वैल्यू को माइनस। अब A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 8, तो इन दोनों में इसको प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और फिर एवरेज। एवरेज फंक्शन के थ्रू इन दोनों की रेंज, और इसको कैलकुलेट करने के बाद एक साथ पांचों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना नीचे यहाँ तक, और नीचे ना लास्ट में टोटल भी निकालना है, कैलकुलेट द टोटल बिलो इन ऑल कॉलम्स। तो यहाँ पे इन सभी का ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप कैलकुलेट करोगे सभी, नीचे सभी का टोटल भी आएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो टोटल में फॉर्मूला प्लस होगा, ध्यान रखना, सम फंक्शन, ऑटो सम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल्ट इक्वल भी कर सकते हैं, ऑटो सम ऑप्शन भी कर सकते हैं। फंक्शन के थ्रू ऐड कर सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और कल आपका ऑफ रहेगा, संडे है, और कल आपने ये असाइनमेंट्स कवर करनी है, ठीक है। आपको मैं असाइनमेंट्स भेज देता हूँ, ठीक है। ये वाले तो हैं हाँ सर जी हमारे पास। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।